हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फाइंस में। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता का सेकेंड पार्ट, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, पार्ट 2। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें सभी टॉपिक कवर होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल। एक 1000 से 600 ईसा पूर्व। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस युग को जो है आर्य संस्कृति का प्रसार और विकास, अभ्युदय, उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गई। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक प्रमुख हैं। इसके लिए उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं आरण्यक प्रमुख हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत, जो लोहे का उपयोग जो है इसी काल में हुआ है, को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, तो इसीलिए इसको माना जाता है, इसे लौह युग भी कह सकते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, प्रिंटेड ग्रे वेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इस काल में जो है अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। इनका भौगोलिक विस्तार कैसा था? शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा जो है गंडक को कहते हैं थे, के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में जो है विदेह माधव की कथा, जो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा जो है वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार करने का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का जो केंद्र है पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब तक का उत्तरी भाग तक आ गया था। कुरुक्षेत्र कौन सा? दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा मतलब नर्मदा और सदानीरा, गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में वैदिक कालीन रेवा और सदानीरा का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। त्रिकुद, क्रौंच, मैनाक इन तीन
पर्वतों का उल्लेख उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। अब इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था तथा लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित होकर जाति पर आधारित होने लगा था। ऋग वैदिक काल में कर्म पर आधारित थे वर्ण, अब यहाँ जाति पर आधारित होने लगे थे। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय अनुवंशिक होने लगे। इस काल में जो है व्यवसाय जो है वो अनुवंशिक होने लगे, यानी कि इस समय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। ब्राह्मण के लिए एहि आइए, क्षत्रिय के लिए आ गई आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधाव दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता था। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है उपनयन संस्कार का कौन सा वर्ण अधिकारी नहीं था? तो यहाँ से शूद्र जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र, कहाँ से शुरू हुआ? यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। इस काल में जो है यज्ञ का महत्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का महत्व बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में इसमें ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऋग वैदिक काल से इसमें गिरावट आ गई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। वहाँ उपनयन संस्कार जो है की इजाज़त थी। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है? तो कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जो है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये है गार्गी, गंधर्व, ग्रहीता, मैत्रेयी। तो कुछ विदुषी कन्याओं का वर्णन मिलता है। देववती, काशकृत, शनि आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया था तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। तो वहाँ सभा में ऋग वैदिक काल में स्त्रियां सभा में भाग लेती थीं, यहाँ प्रवेश वर्जित हो गया था। पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। इनके पारिवारिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। समाज पितृसत्तात्मक था तथा इसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। अब गोत्र व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई? यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन यानी कि गाय बनती थीं एक साथ रखा जाता था,
परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। पहले गोधन जहाँ रखा जाता था उसी को गोत्र कहते थे, तो यहाँ से मूल पुरुष का वंशज हो गया। सर्वप्रथम जावा लोपनिषद में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का विवरण मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सर्वप्रथम किसमें चारों वर्णों का वर्णन मिलता है? तो जावालोपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान था। इस काल में आर्यों को चावल का भी ज्ञान था। विवाह के 8 प्रकार। तो कौन कौन से विवाह के 8 प्रकार थे? मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन उल्लेख मिलता है, किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय तथा शेष 4 निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह नंबर 1, ब्रह्म कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह करना तो ब्रह्म विवाह कहलाता था। यह प्रशंसनीय में आता है। दैव यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। तीसरा है आर्ष, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष कहलाता था। प्रजापत्य, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था, तो यह प्रशंसनीय विवाह में के अंतर्गत आता था। निंदनीय विवाह कौन कौन से थे? आसुर, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय, तो आसुर कहलाता था। 5वां गंधर्व, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह करते, तो उसे गंधर्व विवाह कहते थे। पैशाच विवाह जो है सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। राक्षस विवाह जो कौन कहलाता था? बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब प्रदेश पर शासन करने लगा। अभी तक जो है कबीले पर शासन करता था राजा, अब यहाँ प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार इस काल में प्रयोग हुआ, तो राष्ट्र शब्द का जो है उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ है, इस काल में प्रकट हुआ। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब राजा की दैवी उत्पत्ति का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, किस काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। राजा का महत्व भी बढ़ गया और उसके अधिकारों का विस्तार भी हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट,
और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि, इसमें सभा और समिति प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ, यानी कि इसमें कमी आ गई। विद्वत का नामो निशान नहीं रहा। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, विदत जो है क्षीण हो गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। ऋग वैदिक काल में जो है सभा और समितियों में स्त्रियां भाग लेती थीं, यहाँ प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पांचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में यह प्रदेश का नाम हो गया। आरंभ में पांचाल किसका नाम था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो एक कबीले का नाम था, बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। तो उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजा का राज्याभिषेक किस यज्ञ से होता था, तो राजसूय यज्ञ से राजा का राज्याभिषेक संपन्न होता था। इसका विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तृत वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को किसमें रत्नी कहा गया है। राज्य के पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी, अब इसमें कौन होते थे, राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन मिलता है। तो वह कौन कौन से हैं। सेनानी किसको कहते थे, तो सेनापति को सेनानी। सूत राजा का सारथी। ग्रामणी गांव का मुखिया। भाग दुध कर संग्रहता, मतलब कर का संग्रह करने वाला। संग्रहिता कोषाध्यक्ष। अच्छा बाप पासे के खेल में राजा के सहयोगी। अच्छा बाप जो है पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। छता प्रतिहारी होता था। गोविकर्तन जंगल विभाग का प्रधान होता था। पालागल विदूषक, पालागल किसको कहते थे, विदूषक को। महिषी मुख्य रानी होती थी। तो महिषी किसे कहते थे, यहाँ महिषी मुख्य रानी को कहते थे। पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाले, पुरोहित किसे कहते थे, धार्मिक कृत्य करने वाला होता था। युवराज राजकुमार होता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो राजा यहाँ क्या होता था, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बलि ऋग्वेद काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था। तो वहाँ पे बलि शब्द जो है प्रयोग किया गया था। ऋग वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह नियमित कर में परिवर्तित हो गया। पहले स्वेच्छा से दिया जाता था और इसका जो है 1/16 भाग होती थी। इतरे ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था, क्षेत्र शासन उपाधि, पूर्व साम्राज्य सम्राट। क्षेत्र जो है पूर्व शासन साम्राज्य, उपाधि सम्राट। पश्चिम स्वराज्य स्वराट,
पश्चिम जो है स्वराज्य स्वराट, उत्तर वैराज्य विराट, दक्षिण भोज्य भोज, मध्य राज्य राजा। तो आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी, अब उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। तो ऋग वैदिक काल में प्रथम पेशा क्या था, पशुपालन। यहाँ जो है कृषि प्रथम हो गई, वहाँ कृषि जो है द्वितीय थी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है। तो किस ग्रंथ में जो है जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया है? तो किसमें, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया। इस ग्रंथ में विदेह माधव का कथा का उल्लेख भी मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने लगे थे। किसके वजह से जान पाते हैं, विदेह माधव कथा के उल्लेख की वजह से। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। तो यहाँ जो है इस काल में लोहा प्रयोग में लाया जाने लगा, उसकी वजह से कृषि में क्रांति आ गई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अवस, किसमें श्याम अवस क्या है, लोहे के लिए एवं अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार। यजुर्वेद में श्याम अवस, कृष्ण अवस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। तो उत्तर वैदिक काल में कौन सी प्रमुख फसल थी, धान की जो है प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ। इस काल में जो है अतरंजी खेड़ा से पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से लौह उपकरण प्राप्त हुआ, तो अतरंजी खेड़ा से। यहाँ से यही प्रश्न बन सकता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि। तो इसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि भी हुई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों, इस काल के लोग जो है कितने प्रकार के बर्तनों, 4 प्रकार के बर्तनों, मृद भांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, 4 प्रकार के मृदभांडों से परिचित थे। ब्राह्मण ग्रंथ में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है श्रेष्ठिन क्या है, तो श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन का क्या अर्थ है, तो यहाँ श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। निशक, शतमान, पाद, कृष्ण, रतिका तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। निशक जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण तथा अब एक मुद्रा माना जाने लगा। निषण जो है ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, यहाँ एक मुद्रा माना जाने लगा। व्यापार पण द्वारा संपन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था, पण द्वारा संपन्न होता था। निशक शतमान, कृष्ण और पाद मुद्रा के प्रकार थे। ये क्या थे, निशक, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। निशक, शतमान, कृष्ण और पाद
मुद्रा के प्रकार थे। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को जो है समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है। कहाँ? वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त आर्य जो है किस धातु से परिचित थे? टिन, तांबा, चांदी। और सीसा से भी परिचित थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। यहाँ जो है धातु शिल्प जो था वो उद्योग का रूप उसने धारण कर लिया था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थीं। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। उत्तर वैदिक काल में जो है वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग बन गया था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन या ऊन, सज या सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। सिक्के का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था। अब इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। धार्मिक स्थिति इनकी कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में भी कर्म कांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। गंगा, यमुना जो दोआब था वो आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यहाँ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान एवं मंत्र विधियां भी प्रचलित थीं। ऋग वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र एवं अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति, सृजन के देवता, को सर्वोच्च स्थान मिलता है। इस काल के दो अन्य प्रमुख देवता रुद्र पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता हैं अब शूद्रों के देवता हो गए। पूषण किसके देवता हो गए? शूद्रों के। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। आरण्यकों में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई है। आरण्यकों में वैदिक कर्म कांडों की निंदा की गई। इसमें यज्ञ बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया। यज्ञ बलि की अपेक्षा जो है तप पर बल दिया गया। इस काल में दो महाकाव्य थे। महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है तथा दूसरा महाकाव्य रामायण। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित हो गए। एक तरफ वेद हैं, एक तरफ पुरोहित। ऋग्वेद जो है होत्र, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अधर्व्यु, अथर्ववेद वहम।
उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं 60 दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा एवं वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं? चारवाक, तो चारवाक प्रवर्तक हैं। योग पतंजलि, योग सूत्र। सांख्य कपिल, न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक कणाद या उलूक, वैशेषिक कणाद या उलूक। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा और सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? तो यहाँ से शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों कर्मकांडों की निंदा की गई। किसमें? उपनिषदों में यज्ञों कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, परंतु बाद में जावा लोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। प्रमुख यज्ञ अश्वमेध सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित। वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन। अगला है अनिष्टोम यज्ञ, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ क्या है? यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति। पुरुष मेध यज्ञ राजनैतिक वर्चस्व के लिए स्वास्थ्य तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।